फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरज कुमार। आज 12th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम लैंग्वेज, एग्जॉशन, आइसोथर्म पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने फ्रैंकलिन एग्जॉशन, आइसोथर्म पर चर्चा किया था। आज 5th क्लास है तो लैंग्वेज, एग्जॉशन, आइसोथर्म 1916 ईस्वी में आया था। इस 1916 में इन्होंने लैंग्वेज साहब ने क्या कहा, इन्होंने सॉलिड के सरफेस पर गैस को एब्जॉर्ब कराया। इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ एक सॉलिड सरफेस है, इसको एब्जॉर्बेंट के नाम से जानते हैं। ये गैस है, गैस मॉलिक्यूल से इसको एब्जॉर्बेट करते हैं। इन्होंने गैस के मॉलिक्यूल को सॉलिड के सरफेस पर एब्जॉर्ब कराया कांस्टेंट टेम्परेचर पर और वेरिएशन ऑफ प्रेशर पर, यानी प्रेशर का अलग अलग वैल्यू पर लेकर के गैस को एब्जॉर्ब कराया। In 1916, language take a more observation for gases absorbed on solid surface with variable of pressure. From observation, language gave some points. इस ऑब्जर्वेशन के स्वरूप लैंग्वेज साहब ने कुछ बातें बताई जो निम्नलिखित बात है। इस बात को उन्होंने पॉइंट वाइज रखा। ये 5 पॉइंटों में इन्होंने बात रखा। पहला पॉइंट ये था, द गैसेज एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस फॉर्म ओनली वन लेयर। इन्होंने कहा जो गैस है सॉलिड के सरफेस पर जो एब्जॉर्ब होता है यह सिंगल लेयर बनाता है, मल्टी लेयर नहीं बनाता। यानी गैस के मॉलिक्यूल आते हैं सॉलिड के सरफेस पर, गड्ढे होते हैं, इन गड्ढों में गैस के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक एक मॉलिक्यूल एक गड्ढे में एब्जॉर्ब होते हैं और इन गैस मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा गैस मॉलिक्यूल नहीं आता, यानी मल्टी लेयर नहीं बनता। गैस मॉलिक्यूल सिंगल लेयर बनता है, जैसा कि केमियोसॉर्प्शन में होता है सिंगल लेयर सॉलिड के सरफेस बनता है। उसी तरह से यहाँ पे सिंगल लेयर की बात उन्होंने की। लैंग्वेज साहब ने कहा कि गैस मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पर सिंगल लेयर बनाता है, ओनली वन लेयर बनाता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जब गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पर आके एब्जॉर्ब होते हैं तो उसी के दरमियान पहले शुरुआत में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ये पूरा सरफेस खाली होता है तो गैस के मॉलिक्यूल आते हैं, इसके सरफेस पर एब्जॉर्ब होते जाते हैं। जब थोड़ी देर ये प्रोसेस चल जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल कुछ सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ सरफेस खाली होता है। तो जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ से गैस के मॉलिक्यूल दोबारा जो है बाहर निकलने लगते हैं, यानी सरफेस से बाहर जाने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिसॉर्प्शन। क्योंकि सरफेस से वो एनर्जी गेन करता है, उसी एनर्जी से वो बाहर जाने लगता है। यानी एक तरफ से सॉलिड के मॉलिक्यूल गैस के सरफेस पर आके एब्जॉर्ब होते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है। उसी दरमियान गैस के मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर भी जाने लगते हैं, जिसको डिसॉर्प्शन का प्रोसेस कहते हैं। यानी दो प्रोसेस एक साथ होता है सॉलिड के सरफेस पर। लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन ने यही बात कहा, टू प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, इसको हम कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं, एंड डिसॉर्प्शन जिसको इवोपोरेशन भी कहते हैं, ऑकर साइमल्टेनियसली। यानी एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलता है। एक तरफ से गैस मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे आते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, और गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस से बाहर भी जाते हैं, यानी डिसॉर्प्शन। दो प्रोसेस उन्होंने कहा सॉलिड के सरफेस पर एक साथ होता है। तीसरा बात में इन्होंने यही कहा कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, गैस के मॉलिक्यूल जो सॉलिड के सरफेस पे आ रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो डायरेक्टली परपोर्शनल होता है अनकवर्ड सरफेस। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया खाली रहेगा सॉलिड सरफेस का, उतना ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। जितना ज़्यादा खाली उतना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल आते जाएंगे। और दूसरा इन्होंने यही कहा कि द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कवर्ड सरफेस होता है। यानी जितने गैस मॉलिक्यूल सरफेस से छोड़ के जा रहे हैं उसका रेट किसके ऊपर निर्भर करता है, कितना गैस मॉलिक्यूल सरफेस पर भरा हुआ है। भाई जितना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल सरफेस पर भरा है उतना तेजी से जाएगा। यानी रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कवर्ड सरफेस के। और फोर्थ पॉइंट में उन्होंने कहा क्या कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन और रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन दोनों आपस में एक समय पर आके क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि दो प्रोसेस एक साथ चल रहा है तो एक टाइम पर दोनों प्रोसेस क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है। तो ए डायनेमिक प्रोसेस, ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट वेयर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, दोनों इक्वल हो जाता है। और पांचवा पॉइंट उन्होंने यही कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे इकट्ठा हो रहे हैं गड्ढों में, उस गड्ढों को उन्होंने कहा एब्जॉर्प्शन साइट, और कहा कि जो ये गड्ढे हैं यानी एब्जॉर्प्शन जो साइट है, एक सॉलिड सरफेस पर जितने भी एब्जॉर्प्शन साइट होंगे सब इक्विवेलेंट होते हैं, सब बराबर होते हैं। All absorption sites on the surface of the adsorbent are equivalent. Adsorbent के सरफेस पे जितने भी एब्जॉर्प्शन साइट हैं सब के सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
इन 5 जो उन्होंने एजम्पशन दिया, जो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट रखा, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने एक फार्मूला दिया जिस फार्मूला का नाम था x/m = AP/1 + BP, जहां x/m क्या है, जहां देखिए ध्यान से, पहले a और b, a b क्या है, वेयर a b आर द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और वेयर वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। ए भी एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, कौन सा गैस कौन सा सॉलिड है उसके हिसाब से वैल्यू निर्भर करता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो ए और बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है। पी है प्रेशर ऑफ द गैस, और x/m क्या है, इसको अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, या इसी को एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या समझोगे, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है। x क्या है आपका, अमाउंट ऑफ मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब, जितना गैस एब्जॉर्ब होता है उसका मास होता है। m क्या है, मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट, जो सॉलिड सरफेस लीजिएगा उसका मास होगा, और टोटल x/m को क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यही मेन फार्मूला है लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, इसी पर न्यूमेरिकल बनता है। अब इस फार्मूला का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस फार्मूला को किसी मैथ के फार्मूला से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इस फार्मूला को रीअरेंजमेंट किया गया मैथ के फार्मूला से कंपैरिजन करने के लिए। तो कैसे किए रिप्रेजेंट, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में x/m = AP1 + BP लिया गया। अब इसको रीअरेंजमेंट में क्या किया, इसको ऊपर कर दिए 1/PP, a नीचे कर दिए हैं, p के y में x/m को ले गए हैं। अब इसको a से दोनों साइड डिवाइड कर दिए तो इस तरह से आ जाएगा p/x/m। अब यहाँ देखिए p/x/m को जैसे कि तैसे लिख दिए, b/a p को ऐसे लिख दिया, और फिर ये जो लास्ट में आया इसको यहाँ लिख दिए। तो इस तरह से ये रीअरेंजमेंट हो गया फार्मूला का। अब इस फार्मूला को अगर हम मैथ के फार्मूला से कंपेयरिंग करें तो ये ST लाइन के फार्मूला के जैसा प्राप्त हुआ है। कंपेयरिंग विथ ST लाइन इक्वेशन में y = mx + c, ये एक स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है मैथ में। उस फार्मूला से कंपेरिजन करने पर दोनों सेम मिल रहा है। देखिए y के जगह पर p/x/m आया है। तो अगर हमें ग्राफ खींचें और ग्राफ पर अगर हम यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस दिखाए तो देखिए y एक्सिस पर कौन सा वैल्यू आ रहा है, p/x/m आ रहा है। तो y एक्सिस पर p/x/m को दिखाया जाता है। m क्या है, स्लोप है, और स्लोप का वैल्यू कौन दिखा रहा है, b/a दिखा रहा है। और चूंकि यहाँ पॉजिटिव स्लोप है इसलिए ग्राफ का जो लाइन आएगा ओरिजिन से थोड़ा ऊपर आएगा, तो ओरिजिन से थोड़ा ऊपर खींचा गया। और चूंकि यह ST लाइन के जैसा ग्राफ आएगा इसलिए ओरिजिन से थोड़ा ऊपर एक ST लाइन खींचा गया है, जहाँ पर m जो है स्लोप को दिखा रहा है। यहाँ पर इस लाइन का जो ग्राफ है ये स्लोप जो है ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो m का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, b/a से मिलेगा। तो देखिए हेयर m = स्लोप बराबर b/a, यानी ये b है ये a है, इन दोनों से इस स्लोप का वैल्यू मिलेगा, यही m का काम करेगा। m स्लोप का काम करता है, और ये जो c है 1/a कांस्टेंट का काम करता है। तो c बराबर 1/a कांस्टेंट। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा a और b का। तो इस तरह से लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का जो ग्राफ प्राप्त हुआ, एक ST लाइन ग्राफ प्राप्त हुआ जिसमें y एक्सिस पर p/x/m को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया, और इस तरह से यह फार्मूला ड्राइव कर दिया गया। तो आपके एग्जामिनेशन में इसी फार्मूला से क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रेशर a और b का मान दिया रहेगा एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के केस में। ग्राफ के पीछे में पूछेगा तो बता दीजिएगा कि लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन का जो ग्राफ था वो ST लाइन ग्राफ था, पॉजिटिव स्लोप के साथ प्राप्त हुआ। अब देखिए इसका डेरिवेशन तो नहीं आता है, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो इसका डेरिवेशन भी हम आपको प्रूव करके दिखा दे रहे हैं। आप जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए आप प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए डेरिवेशन में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक सरफेस ये हमने एक सरफेस ले लिया है। ध्यान से देखिए, ये हमने क्या लिया है, एक सरफेस लिया है। ये सरफेस का सॉलिड सरफेस का ऊपर का एरिया है। ये देखिए ऊपर का एरिया ये ले लिए। अब इस एरिया पर दो पार्ट हमने बना दिया, एक पार्ट कवर्ड सरफेस का, एक पार्ट अनकवर्ड सरफेस का। टोटल एरिया को हमने 1 सेंटीमीटर² मान लिया, और कवर्ड सरफेस एरिया को हमने θ सेंटीमीटर² माना। तो अनकवर्ड सरफेस कितना हो जाएगा, 1 - θ सेंटीमीटर²। ये अनकवर्ड सरफेस हो जाएगा। ये हमारा कौन सा सब्सटेंस है, ये कोई एडजॉर्बेंट का सॉलिड है। एडजॉर्बेंट सॉलिड है, मतलब एडजॉर्बेंट तो सॉलिड को कहते हैं, कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम एडजॉर्बेंट के नाम से जानते हैं। वही हमने लिख दिया कि ये एडजॉर्बेंट है, और ये एडजॉर्बेंट रूप में क्या लिया गया है, तो कोई सॉलिड सब्सटेंस लिया गया है।
अब देखिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो गैस मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पर आके इकट्ठा हो रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, जितने अनकवर्ड सरफेस एरिया होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना अनकवर्ड सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि अनकवर्ड सरफेस एरिया पर ही गैस मॉलिक्यूल आके इकट्ठे होंगे। और साथ में जो गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनकवर्ड सरफेस एरिया के भी और प्रेशर ऑफ द गैस के भी। अब यह प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमने ले लिया है K1 इक्वल टू 1 माइनस थीटा इंटू पी, इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर हम रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करें तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन खाली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कवर्ड सरफेस एरिया के। जितना ज़्यादा कवर्ड सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होगा, क्योंकि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन यानी डिसॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ से होता है, कवर्ड सरफेस से होता है, इसलिए कवर्ड सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कवर्ड सरफेस एरिया के। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक हम कांस्टेंट लगाएंगे, उसको हमने मान लिया K2 कांस्टेंट मान लिया, तो K2 थीटा टी हो गया। अगर हम एट इक्विलिब्रियम प्रोसेस की बात करें, इक्विलिब्रियम स्टेज की, तो आपको पता है कि लैंगुएज साहब ने कहा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन आपस में इक्वल हो जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम पर ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को हमने बराबर कर दिया। वैल्यू हमने दोनों साइड को लिख दिया है, K1 इंटू 1 माइनस थीटा पी इक्वल टू K2 थीटा। अब देखिए इसको हमने मैथ के हिसाब से सिंपली जो मैथ का तरीका होता है उसके हिसाब से हमने इसको ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, K1 इंटू पी माइनस K1 थीटा पी बराबर क्या आ गया, K2 थीटा। अब इस माइनस वाला संख्या को हमने क्या किया है, उधर लेके चले गए तो K1 इंटू पी, और इसको उधर ले गए तो प्लस हो गया K1 थीटा पी प्लस K2 थीटा। थीटा हमने कॉमन ले लिया तो K1 पी प्लस K2 आ गया, और इधर K1 पी है। थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू K1 पी बाई K1 इंटू पी प्लस K2। अब देखिए थीटा का वैल्यू निकल गया। अब इसको हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को, ये जो प्राप्त हुआ है थीटा इक्वल टू K1 पी बाई K1 प्लस पी K1 इंटू पी प्लस K2, इसको हमने K2 यही K2 से पूरे इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, यानी मैथ के हिसाब से हमने इक्वलाइज रखा है, K2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर भी डिवाइड कर दिया, देखिए K2 से नीचे भी डिवाइड कर दिया, K2 नीचे को भी डिवाइड कर दिया K2। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, K1 बाई K2 आ गया इंटू पी, और यहाँ पर K1 बाई K2 यहाँ लिख दिए हैं इंटू पी, अब बाई K2 इंटू K2 आपस में क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ 1 आ गया। अब देखिए K1 इंटू K2 भी एक प्रकार का कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो एक तीसरा कांस्टेंट प्राप्त हो गया जिसको हमने b मान लिया है, b लिख दिया। 1 तो सेम है, K1 बाई K2 को दोनों को हमने डिवाइड करके भी वही चीज है जो ऊपर में वही चीज नीचे आ गया p, तो इस तरह से हमें थीटा इक्वल टू bp बाई 1 प्लस bp एक इक्वेशन प्राप्त हो गया, जहाँ b का मान क्या है, K1 बाई K2 है, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को डिवाइड करके तीसरा कांस्टेंट हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए अमाउंट ऑफ, अब यहाँ पर ध्यान देना है, अमाउंट नाउ में अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थीटा होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, x बाई एम होता है, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, थीटा के, यानी जितना ज़्यादा कवर्ड सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा हमारा कवर्ड सरफेस एरिया है वास्तव में वही हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, इसलिए अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। अब देखिए इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो हमने यहाँ एक कांस्टेंट मान लिया K3, क्योंकि K1 K2 पर मान चुके हैं तो एक हम नया कांस्टेंट लिया K3। अब थीटा का मान हमने यहाँ से रख दिया है bp 1 बाई bp, देखिए bp बाई 1 प्लस bp, हमने यही वैल्यू रख दिया थीटा का मान। अब देखिए K3 इंटू बी, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तीसरा कांस्टेंट हमने मान लिया a है, तो AP आ गया 1 बाई BP। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके बराबर आ गया, AP बाई 1 प्लस BP। तो ये एक फार्मूला प्राप्त हो गया, किसका फार्मूला प्राप्त हो गया, लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का, जहां क्वेश्चन में A और B का वैल्यू दिया रहेगा, P प्रेशर का वैल्यू दिया रहेगा, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी दिया रहता है क्वेश्चन में, इनमें से किसी 3 चीज का वैल्यू दिया रहेगा, एक चीज का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो आप क्वेश्चन में निकाल लीजिएगा। जहाँ पर A किसके जगह पर आया है, K3 इंटू बी, दोनों ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किए तो इस तरह से A का वैल्यू प्राप्त हो गया और ये कांस्टेंट की जगह पर काम किया। तो क्वेश्चन बनाइएगा तो इसी न्यूमेरिकल पर बनेगा, डेरिवेशन तो आता नहीं, डेरिवेशन हमने क्लियर कट प्रूफ कर दिया आपको समझाने के लिए, समझ जाइए, समझने में आसानी के लिए।
देखिए, लैंग्वेज एग्जॉशन आइसोथर्म में आपको 2-3 बात ही याद रखना है। उन्होंने जो मेन पॉइंट्स कहा था कि सरफेस कौन सा सरफेस मोनोलेयर बनता है सॉलिड के सरफेस पर, ये बात भी याद रखना है। दूसरा उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पर दोनों बराबर होता है। उसी बात को इक्वलाइज करके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये रिलेशनशिप निकाल के फार्मूला दिया गया है। ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ आपको एसटी लाइन प्राप्त होता है और एसटी लाइन में पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ प्राप्त होता है। यही है लैंग्वेज एग्जॉशन आइसोथर्म। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा या न्यूमेरिकल आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया है। आप इसको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। अब कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखिएगा। हमारे हिसाब से पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अगले क्लास में इससे आगे की थ्योरी पे बात करेंगे। तो आज का थ्योरी यही हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।